Hello everyone. Welcome to Passion Studies. My name is Dakshan Sharma, and today I have one of my friend from Bihar, Manisha Gautam, who will be guiding you people for psychology exam, which will be conducted next year by CBSE board for class 12th. So, a very warm welcome, Manisha, to Passion Studies. Hello, Dakshan. So Manisha will be telling you many things about psychology, how to score 95 plus, and many tips and tricks which will really benefit you people for your exam. मनीषा, सबसे पहले आपसे मेरा यही सवाल है कि हम साइकोलॉजी के विषय में कैसे अपने आप को एक अच्छा विद्यार्थी बना सकते हैं एंड उस पे हम एक अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, तो कृपया इसके ऊपर अपनी टिप्पणी दीजिए। साइकोलॉजी जब क्लास 11th में बच्चे जाके पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा न्यू सब्जेक्ट हो जाता है उनके लिए। जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गई, बाकी सारे सब्जेक्ट तो हम क्लास 6 या 7 से पढ़ते ही आते हैं, तो थोड़ी बहुत नॉलेज होती है उनके बारे में। बट साइकोलॉजी जब हम साइकोलॉजी एक न्यू सब्जेक्ट हो जाता है स्टूडेंट के लिए। तो ऐसे तो बेसिक ही पढ़ाते हैं 11th और 12th में, फिर आप चाहे तो आगे चल के ऑनर्स कर सकते हैं इसमें और बहुत बाकी बीए प्रोग्राम वगैरह में भी। पर 11th में वही जब कुछ बच्चों को इंटरेस्ट आ जाता है और बाकी कुछ बच्चों को नहीं आता है, तो वही मतलब आप फर्स्ट बार ही पढ़ोगे ना तो आपको भी लगेगा कि बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। जब मैंने पढ़ा था एक्चुअली 11th में फर्स्ट टाइम, तो मुझे भी लग रहा था कि मैंने क्यों ले लिया सब्जेक्ट एंड बहुत डिफिकल्ट हो रहा था पढ़ने में। हाँ, बट फिर जब धीरे धीरे ना आप एक दो बार चैप्टर को पढ़ोगे, एक बार पढ़ने से आपको कुछ नहीं होगा, आपको उसको 5-6 बार पढ़ना पड़ेगा एटलीस्ट, फिर आपको जाके एकदम अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कॉन्सेप्ट। और जैसे टीचर्स होते हैं स्कूल में तो भी पढ़ाते ही हैं, अगर वहां से आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, अनअकैडमी ऐप है वहां से पढ़ सकते हो। और जैसे कि क्लास 12th का सिलेबस में कहूँ तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्लास 11th से। तो मेरा भी यही था कि क्लास 11th में उतना अच्छे से मैं नहीं पढ़ पाई थी साइकोलॉजी, पर क्लास 12th में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। पर फर्स्ट बार पढ़ के बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी लग रहा था। पर वही आपको पहले तो एनसीईआरटी पढ़नी है अच्छे से, एक बार पढ़ लिया आपने हो गया, फिर आप उसके बाद पढ़ने के बाद यूट्यूब चैनल्स पे जाके वीडियो वगैरह देख सकते हो। आपके स्कूल में टीचर है तो उनसे आप पढ़ते हो तो वो भी हो गया। फिर आप उसको दोबारा पढ़ो, है ना। एक बार रीड कर लिया, फिर दोबारा रीड करो। और एकदम ऐसा नहीं कि बस रीड करके छोड़ देना, नहीं, रीड कर रहे हो आप उसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मैं कहूंगी, क्योंकि एक लाइन पढ़ने के बाद ही आपको लगेगा कि नहीं ये तो समझ में नहीं आ रहा। हाँ, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है स्टूडेंट के लिए। तो मैं कहूँगी आप एकदम आराम से पढ़ो, कोई इसमें ये नहीं है कुछ ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। आप एक दिन में आधा चैप्टर भी पढ़ रहे हो या फिर एक चैप्टर भी पढ़ रहे हो तो बहुत ज्यादा है। मैं कहूंगी आप सबसे पहले तो अच्छे से रीड करो, ये नहीं है कि 10 मिनट में रीड करके रख दिया, ऐसा नहीं है। ये हिस्ट्री जैसा नहीं होता ना कि एक बार रीड कर लिया समझ में आ गया। बिल्कुल एक बार रीड करने से नहीं होगा, आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा 5-6 बार। मैं तो कहूंगी मैंने तो 6 और 7 बार पूरी एनसीईआरटी पढ़ी, तब जाके मेरा एकदम से क्लियर हो गया था, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग हो गया था। बिल्कुल हाँ, तो वही है कि इंटरेस्ट भी आपको धीरे धीरे आ जाएगा, ऐसा नहीं कि बोरिंग सब्जेक्ट है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो जब आपको इंटरेस्ट आ जाएगा आप अच्छे से पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, और कोई बुक लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप एनसीईआरटी से। तो बिल्कुल सही कहा मनीषा आपने, हमें साइकोलॉजी के विषय में बिल्कुल ही अपने आप को पहले तो एनसीईआरटी बुक से बिल्कुल जोड़ के रखना है। जब तक आप लोगों की एनसीईआरटी बुक नहीं हो जाती तब तक आपको कोई भी दूसरी किताब पर नहीं जाना है। तो पहले अपनी एनसीईआरटी की किताबों को खत्म करिए, उसका पूरा अध्ययन करिए एंड उसके बाद ही और जितने भी आपके पास उपलब्ध रिसोर्सेज बोल सकते हैं वो है तो आप उनके ऊपर जा सकते हैं। सो एनसीईआरटी बुक्स है जो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम बोल सकते हैं यहाँ पर। और दूसरा जो मनीषा ने यहाँ पर हमें बताया कि जो हमारे पास साइकोलॉजी है वो 12वीं कक्षा में बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, उसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो जितना आप उनको रिलेट कर पाओगे, जितना आप उनको अपने आप से जोड़ पाओगे, उतना ही आप उसको समझ पाओगे। तो ये हमारा एक फर्स्ट स्टेप हम बोल सकते हैं जो कि यहाँ मनीषा ने बताई। तो मनीषा, जो मेरा दूसरा सवाल आपसे रहेगा वो ये है कि साइकोलॉजी में हमें
जो हमारा पेपर है उसको कैसे प्रेजेंट किया जाए। मींस जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत बार ये कंफ्यूजन रहती है कि हम कैसे उसको लिखें, हमें कितना लिखना है और हमें कैसे लिखना है, और हमारे यहाँ पर नंबर ना कट जाए, और किस टाइप के हमें क्वेश्चंस मिलते हैं, उसमें किस टाइप के प्रश्न आते हैं। तो वो उसके बारे में आप प्लीज हमें बता सकते हैं। यस, साइकोलॉजी में मतलब पेपर प्रेजेंट, साइकोलॉजी में नहीं, मैं तो कहूँ हर सब्जेक्ट में पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप कैसे लिख के आ रहे हो आंसर। तो मेरे तो मतलब थ्योरी में 70 मार्क्स का होता है थ्योरी, तो इसका मुझे 69 आए थे। एक मार्क्स इधर उधर हो गया था एमसीक्यूज में। तो जैसे आपको 15 मिनट जो मिलते हैं फर्स्ट पेपर से पहले, 15 मिनट रीड करने मिलते हैं, तो आप उसमें रीड कर लो अच्छे से कि कौन से आपको क्वेश्चंस अच्छे से आ रहे हैं और कौन से क्वेश्चन आपको पहले करने चाहिए। अब ऐसा है कि आपको लग रहा है कि सेक्शन 1 जो है 1 मार्क का, वो आपको बहुत अच्छे से आता है, फिर सेक्शन 2 भी आता है, फिर 3 भी आता है, तो आप सेक्शन वाइज स्टार्ट कर सकते हो, है ना। और फिर आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे 1 मार्क के क्वेश्चन में बहुत सारा डाउट हो रहा है, तो आप किसी दूसरे सेक्शन से स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, इसलिए क्योंकि जैसे कि एग्जामिनर जब कॉपी चेकिंग करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में अगर वो देखेंगे कि बच्चा गलत 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 ही लिखते आ रहा है, तो हाँ, तो उनके माइंड में ना एक नेगेटिव पॉइंट आ जाती है फिर, कि वो मतलब एज्यूम कर लेंगे कि आप एवरेज पर्सन हो, एवरेज बच्चे हो। तो फिर आपको जो सेक्शन अच्छे से आता है आप उससे स्टार्ट करो। तो मेरा तो क्या था, मुझे 1 मार्क से ही अच्छे से आता था बिल्कुल, तो मैंने एकदम वैसे ही स्टार्ट किया। और मैं तो कहूँगी पेपर आप आराम से दो, मतलब लिखना फास्ट ही होगा आपको, क्योंकि ये टाइम से पहले खत्म हो जाता है, मेरा भी टाइम से पहले खत्म हो गया था। और मैं कहूँगी एक और बात ऐड करना चाहूंगी कि आंसर में आप जितने फ्लो चार्ट ऐड करोगे ना, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो फ्लो चार्ट मैंने अपने हर आंसर में मैंने कोशिश किया कि मैं ऐड करूं, और मैंने किया भी था। तो मुझे लगता है उससे ही मेरे मार्क्स इतने बढ़ गए। फिर आपको जो अच्छे से सेक्शन आते हैं पहले आप वो करो, फ्लो चार्ट ज्यादा से ज्यादा यूज करो। जैसे आपको मैं एग्जांपल बताती हूँ, जैसे आपको बोल रहे हैं डिफाइंड ग्रुप होता है साइकोलॉजी में, डिफाइंड ग्रुप्स, तो आप वो डिफाइन कर रहे हो, तो आप एक काम करो, उसके नीचे आप फ्लो चार्ट बना के लिख सकते हो टाइप्स ऑफ ग्रुप, है ना। टाइप्स ऑफ ग्रुप में आपकी जितने भी आपके टाइप्स ऑफ ग्रुप है, 3 ग्रुप है, तो वो लिख दो। तो एग्जामिनर पे उसका बहुत ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि लगेगा कि हाँ बच्चा थोड़ा सा एफर्ट डालोगे ना आप, थोड़ा और ज्यादा, बिल्कुल, तो और हाँ मार्क्स और ज्यादा बढ़ने के चांसेस है। और एक और बात ऐड करूंगी मैं कि मतलब सीबीएसई जब भी सैंपल पेपर निकालता है हर साल के लिए, तो कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर करता है ना। सोशियोलॉजी में भी तुमने देखा होगा, मतलब हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ डिफरेंट किया है। बिल्कुल, ये तो है। हाँ, इस बार साइकोलॉजी में भी मैं बता दूं स्टूडेंट लोग को कि चेंजेस है। लाइक पहले हमें 17 पिछले साल 17 क्वेश्चन जो थे 1 मार्क के आए थे। इस बार उन्होंने 1 से लेकर 14 मार्क्स तक 1 मार्क का कर दिया है। और 15 और 16 जो क्वेश्चन है वहाँ पे उन्होंने केस स्टडी ऐड कर दिया है। तो 2 क्वेश्चन जो आपके आएंगे वो केस स्टडी हो गया आपका। तो केस स्टडी में क्या है, 1 मार्क के 3 क्वेश्चन, तो एक केस स्टडी का आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन। तो वो थोड़ा आपको रीड करने में टाइम लगेगा, उसको समझने में टाइम लगेगा। इजी तो नहीं होगा, मतलब इजी भी कहो, कुछ डिफिकल्ट भी दे सकते हैं। तो उसमें बच्चों को थोड़ा समझ के, और मतलब ऐसा नहीं होता कि रट्टा मार के वो लिख लेंगे, नहीं, उसमें आपको समझना पड़ेगा आपको थोड़ा। हाँ, मैंने पेपर देखा, सीबीएसई सैंपल पेपर देखा, तो ये एक चेंजेस किया उन्होंने। और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कुछ ज्यादा ऐड होंगे इस बार सीबीएसई सैंपल पेपर में अकॉर्डिंग तो यही एक चेंजेस है, केस स्टडी ऐड हुआ है। और 1 मार्क में तो आपके फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं और ट्रू फॉल्स आते हैं। एमसीक्यूज तो वो देते ही नहीं है, तो बच्चे के कहाँ मार्क्स करते हैं, मैं कहूँ 1 मार्क क्वेश्चन नहीं करते। बिल्कुल 1 मार्क्स में हाँ 1 मार्क नहीं करते, क्योंकि जैसे अगर 1 मार्क का है ना कि आपको सेंटेंस में पूछ रहा है, तो आप सेंटेंस में लिख दोगे, चलो एक दो कुछ गलती हो गई तो उसमें एग्जामिनर हो सकता है आपको कुछ पॉइंट में ही मार्क्स दे दें। पर फिल इन द ब्लैंक्स में आप एक वर्ड आपने गलती किया, तो फिर वो सारे मार्क्स मिलेंगे। अब जो 100 लाने का सोच रहे हैं, उनको तो एनसीईआरटी बहुत ज्यादा डीपली पढ़नी पड़ेगी एकदम अच्छे से। बिल्कुल कि एनसीईआरटी में जो बाकी जो
क्विक रिकैप दिया होता है ना चैप्टर के एंड, उसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं और लास्ट बार आया भी था। तो वो तो मैंने पढ़ा था, बट मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिन्हें मैं नहीं पढ़ा था, तो उन्होंने बोला कि एमसीक्यूज बहुत डिफिकल्ट लगे हमें एंड उसमें मार्क्स बहुत ज्यादा लूज हो गए। तो मेरा भी तो मतलब 1 मार्क्स में ही गया एमसीक्यूज में, मैं कहूँगी, और बाकी सारा तो मैंने एकदम, और लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन का मैं कहूँगी आप फ्लो चार्ट बनाओ। लॉन्ग में तो फ्लो चार्ट आपका एकदम अच्छे से नेसेसरी है, तो आप बनाओगे तो बहुत ज्यादा बढ़िया होगा। और 6 मार्क्स का पॉइंट में 2 आंसर, पैराग्राफ में तो उतना मतलब एग्जामिनर ना वो ठीक से चेक नहीं कर पाएगा, उनको कंफ्यूजन हो जाएगा आपने क्या लिखा है, क्या समझ में नहीं आएगा। तो हो सके तो पॉइंट में आंसर देने की कोशिश करो, पॉइंट में दो, और 2 मार्क्स वगैरह वो सब तो अच्छे से कर ही लोगे, बिल्कुल मतलब उसमें भी ध्यान देने वाली बात है। हाँ रखनी है। मनीषा, मुझे यहाँ पर जैसे आपने कुछ चैप्टर्स बताए, तो कुछ आप ऐसे चैप्टर बता सकते हैं, कुछ ऐसे पाठ जो कि साइकोलॉजी में थोड़े मुश्किल हैं, जिसमें थोड़ा स्कोर करना टफ होता है, और कुछ ऐसे चैप्टर जो आसान है, तो ताकि स्टूडेंट्स को थोड़ा एक आइडिया मिल जाए यहाँ पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही बताने वाली थी कि आपका 12th में जो चैप्टर 1 है इंटेलिजेंस वाला, चैप्टर 2 है पर्सनालिटी वाला, चैप्टर 4 है डिसऑर्डर एंड चैप्टर 5 थेराप्यूटिक वाला चैप्टर है, उसमें से कुछ सिलेबस कट हो गया, बट ये मैं 4 चैप्टर कहूंगी जो आपको एकदम अच्छे से करने हैं, क्योंकि इनका मार्क्स वेटेज जो है वो ज्यादा है। तो आपको, और थोड़ा ये चैप्टर्स थोड़े बड़े हैं, और मुझे तो खासकर चैप्टर 2 एंड 4 थोड़ा डिफिकल्ट लगा था। चैप्टर 1 मैंने बहुत बार रिवीजन किया था, तो वो थोड़ा इजी लगा था मुझे। तो मैं कहूँगी चैप्टर 1, 2, 4 एंड 5, ये 4 चैप्टर आपको इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी, और आपको थोड़ा डिफिकल्ट नहीं कहूंगी मैं, थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी जो चैप्टर्स हो गए चैप्टर 3 एंड 6 एंड 7 और 8 और 9 तो आपका कट हो गया है, बट ये जितने बाकी चैप्टर्स है बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, बहुत ज्यादा। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, आप इजी वाले चैप्टर पहले कर लो, या फिर मैं कहूँगी जो मेन चैप्टर्स है आप उनको पहले अच्छे से कर लो, और उनके 5 इयर्स लास्ट सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व कर दो। 5 इयर्स बहुत है, अगर आप 10 इयर्स कर सकते हो तो आप 10 इयर्स भी करो, बट मैंने तो 5 इयर्स सॉल्व किया था सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन और सारा पेपर, तो उससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और मतलब सबको पता होगा कि सीबीएसई में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, सेम इन साइकोलॉजी सब्जेक्ट, साइकोलॉजी में भी बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। मतलब अगर सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होता तो उस टॉपिक से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन उससे मिलता जुलता। मैं कहूँगी आप 5 इयर्स देखो या फिर 10 इयर्स देखो, और देखो कि कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं साइकोलॉजी में। तो वो आप पढ़ लो, उससे आपको बहुत फायदा होगा। बिल्कुल। सो देखो यहाँ पर हमें इन कुछ पाठ जो ऐसे चैप्टर्स हैं उनका भी पता चल जाता है जो हमें करने हैं, और आपको इससे एक बेसिक आइडिया मिल जाता है कि हमारे लिए कौन सा पाठ मुश्किल है और कौन सा पाठ आसान है। तो आपको यहाँ से एक अपने लिए प्लान बनाने में भी आसानी मिल जाती है। सो अब हम अगर इस सेशन को अंत की ओर ले जाए, तो मनीषा आपसे मेरा सवाल यही रहेगा कि आप स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को कुछ ऐसी टिप्स दीजिए ओवरऑल जो उनको साइकोलॉजी में बहुत मदद करे, और उनको उस पेपर का जो एक डर बैठा है उनके मन में वो उनको ना लगे। तो आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? साइकोलॉजी का जो सीबीएसई पेपर होता है वो मीडियम ही होता है, डिफिकल्ट नहीं होगा, मीडियम ही होगा। मैं कहूँगी अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से, तो टिप्स के बारे में बात करें थे दीक्षांत, तो मैं टिप्स कहूंगी कि सबसे पहले एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्टली आपको एनसीईआरटी एकदम अच्छे से करनी है, 5 to 6 टाइम्स आप उसको रिवीजन कर लो एग्जाम से पहले। नोट्स बना लो, नोट्स भी आपको शॉर्ट रखने हैं कि आप उसको एग्जाम टाइम पे जल्दी से रिवीजन करने के लिए यूज कर पाओ। एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उसमें आप लिख सकते हो उसमें। थर्ड मैं कहूँगी अपने आंसर्स में फ्लो चार्ट यूज करो, जिससे आपके मार्क्स बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। फ्लो चार्ट
और आपको कोई साइड बुक यूज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी इज इनफ, एनसीईआरटी पढ़ के आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और हाँ, फिफ्थ मैं कहूंगी कि आप 10 इयर्स या फिर 5 इयर्स बोर्ड के सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। और सैम्पल पेपर भी आप कर सकते हैं, बट तभी करना जब आपने एनसीईआरटी अच्छे से कर ली। क्योंकि सैम्पल पेपर में क्या होता है ना कि वहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस तो सीबीएसई बोर्ड से होते हैं, बाकी के वो रिसेंट मतलब खुद बनाते हैं। और बोर्ड क्वेश्चन पेपर में क्या होता है ना कि जब वो आप सॉल्व करोगे तो वो एग्जैक्टली बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं, तो वो मुझे लगता है ज्यादा बेनिफिट करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बोला कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो सैम्पल पेपर बाद में आप कर सकते हो लास्ट में, जब आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेंगे एंड बोर्ड क्वेश्चन आंसर पेपर अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद आप सैम्पल पेपर यूज कर सकते हो। तो ये कुछ 5-6 टिप्स हैं। हाँ, और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। साइकोलॉजी इज वेरी स्कोरिंग, मैं कहूँगी बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। बस आपको यही है कि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करना है इसमें, और थोड़ा सा समझ के पढ़ो, मतलब रट्टा नहीं मारना है इसमें, थोड़ा समझना पड़ेगा। यूट्यूब से टीचर से खुद पढ़ो, हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यू कैन स्कोर 90+। बिल्कुल। यहाँ पर हमें मनीषा ने बहुत सारी टिप्स बता दी है, और आपका यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो प्रश्न रहता है, डाउट रहता है कि हम कौन सी बुक को पढ़े, एनसीईआरटी के अलावा क्या हमें कोई साइड बुक या रिफ्रेशर सप्लीमेंट्री बुक भी पढ़नी है, तो आपको यहाँ पर सीधा सा जवाब मिल जाता है कि आपको अपनी पहले एनसीईआरटी बुक्स ही कवर करनी है, उसको अच्छे से जितनी बार हो सकता है पढ़े, और उसके बाद कोई सैंपल पेपर की आप बुक ले सकते हैं, या फिर जो सीबीएसई के बहुत सारे प्रश्न पत्र रहते हैं, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे अलग अलग साइट्स पे, तो वो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यही बहुत है, अगर आप इतना भी कर ले, अपनी एनसीईआरटी की किताबें पढ़ ले बहुत अच्छे तरीके से, सैंपल पेपर को सॉल्व कर ले, और आप अपने प्रश्न पत्र जो आपके पिछले पास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम्स के जो क्वेश्चन पेपर है उनको कर ले, तो इस तरीके से भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 भी आराम से आ सकते हैं। तो ये आपको अच्छे से करना है, कोई भी आपको एक्स्ट्रा बुक पे नहीं जाना है, और हो सके तो अपने खुद के नोट्स बनाइए, ताकि वो नोट्स आप अपने जो आपका जिस दिन पेपर है उससे आप एक रात पहले या एक हफ्ता पहले पढ़ सकते हैं, क्योंकि पूरी बुक पढ़ना बिल्कुल आसान नहीं है। तो नोट्स आपको इस तरीके से बहुत मदद देते हैं। जब भी आप नोट्स को पढ़ेंगे, नोट्स आप एक रात पहले अच्छे से, आपकी रिवीजन, आपका जो दोहराई है किताब की, वो अच्छे से हो जाएगी। इसी तरीके से हम इस सेशन को यहाँ समाप्त करते हैं। तो मैं यहाँ पर मनीषा का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, उन्होंने अपना टाइम निकालकर स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहा, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीक्षांत, थैंक यू मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं स्टूडेंट की हेल्प कर सकूं। बिल्कुल, माय प्लेजर। बिल्कुल। तो इस तरीके से मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आपको कोई भी सवाल पूछना है, नोट्स चाहिए या कुछ भी ऐसी चीज है, तो आप मनीषा को भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा एक पेज है इंस्टाग्राम पर, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उस पे हम बहुत अच्छी गाइडलाइंस, टिप्स डालते हैं, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा दैट कीप वॉचिंग माय वीडियोस, कीप शेयरिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।